हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वक्री, वेधा और अस्त का कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि जब हम कहते हैं ग्रह वक्री हो गया तो वो उल्टा घूमने लगा। साइंस ये बात तो प्रूव करता है कि कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे उल्टा नहीं घूम सकता। तो फिर क्या चीज़ है जिसे उन्होंने वक्री को उल्टा घूमना समझाने की कोशिश करी है। आज हम इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साइंस के लॉ को देखते हैं कि वो क्या कहता है, उसके बाद हम उसको एस्ट्रोलॉजी पे लगाएंगे। केपलर्स का नियम था जिसने उसने कहा कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं होते, वो हमेशा ऑर्बिट करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस होता है किसी भी प्लैनेट का सन से कहें या अर्थ से कहें, वो कभी भी एक समान की दूरी नहीं होती, यानी कि रेडियस कांस्टेंट नहीं होता। ये पहला कंसेप्ट है जो कि हमें बताता है एलिप्टिकल ऑर्बिट को लेकर। दूसरा, कभी भी प्लैनेट इक्वल एरिया को कवर करने की कोशिश करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो ये दो कंसेप्ट हम साइंस से लेकर चलते हैं और अब हम इनको एस्ट्रोलॉजी में लगा के समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एस्ट्रोलॉजी में जो वक्री, वेधा और अस्त है वो क्या होता है। तो आइए अब हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ अस्त। हम चंद्रमा को अस्त होते तो हमेशा ही देखते हैं कि जब भी सुबह होती है, सूर्योदय होता है, वैसे ही चंद्रमा अस्त हो जाता है। जब चंद्रमा अस्त होता है तो क्या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाता होगा? क्या चंद्रमा जो कि एक प्लैनेट है उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता। ख़त्म क्या होता है? चंद्रमा की जो रोशनी थी, जो उसकी शीतलता थी, यानी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था, जो वो सिग्निफिकेंस में दिखाता है, शीतलता, ठंडक, वो चीज़ों में कमी आई है। उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी नहीं आई। यानी कि ग्रह अगर अस्त हो रहा है तो भी उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस दम से वो किसी चीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ, उसमें कमी नहीं आती। होता सिर्फ इतना है कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी प्लैनेट की, उसके अंदर उसमें कमी देखने को मिलेगी। उसकी स्ट्रेंथ के साथ अगर हम कहें तो थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल पुल चेंज ओवर हो सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रिप्रेजेंट करता होगा, हर एक प्लैनेट अपना जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को शो करता है, उनके सिग्निफिकेंस के ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वैसे ही जब अस्त हो जाएगा कोई ग्रह सूर्य के पास आने से, तो उस ग्रह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनमें कि हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए जब कभी भी कोई ग्रह अस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें बल नहीं है, वो अपने बल से काम करेगा, लेकिन उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको डेवलप करने होते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है उच्च और नीच का, ये भी केपलर्स के लॉ से ही समझ में आता है। जब ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो इसका मतलब है कि सूर्य है या पृथ्वी है, उसकी किसी भी ग्रह से दूरी कांस्टेंट नहीं है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जो r है डिस्टेंस, वो वेरिएबल होने के कारण जब कभी भी कोई ग्रह पृथ्वी के पास हो या सूर्य के सबसे पास हो, उस समय उस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। यानी उतना ही ज़्यादा खिंचाव उन दो ग्रहों के बीच में, सूर्य और पृथ्वी कह लीजिए या कोई भी ग्रह और पृथ्वी कह लीजिए, उनके आपस में जो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, वो उस समय सबसे ज़्यादा होगा जब उनके बीच की दूरी सबसे कम होगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं उच्च का हो जाना। यानी कि उस समय उस प्लैनेट की एनर्जी अर्थ और अर्थ के ऊपर की चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही थी अपने ग्रेविटेशनल पुल से। इसे हम कहते हैं उच्च का कंसेप्ट। इसी तरीके से जब किसी भी ग्रह की दूरी पृथ्वी से या सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर आ जाएगी, उस समय जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर आ जाएगी, उस समय हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होगा। इसका मतलब
कि प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ से वो प्लैनेट हमारी थॉट्स को, हमारे अर्थ को, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, उसमें कमी आ गई है। यानी कि जब कभी भी कोई ग्रह बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, उस समय हम उस कंसेप्ट को कहते हैं कि ग्रह हमारा नीच का हो चुका है। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उच्च और नीच जो एस्ट्रोलॉजी समझाना चाहती है वो इस बात पे है कि अर्थ से उनकी दूरी चेंज होती है और उसकी वजह से उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी जो खिंचाव क्षमता है हमारी तरफ, वो बदलती रहती है। जो अगला कंसेप्ट है वो है वक्री और वेधा का। वक्री और वेधा को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई कि कोई ग्रह जो है वो उल्टा चलने लगता है। अब कोई ग्रह घूम रहा है तो वो उल्टा तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने जीरो स्पीड पर आएगा तो फिर वहीं के वहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें तो उन्होंने ये कहा है कि इक्वल एरिया कवर करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे टाइम और एरिया यानी कि डिस्टेंस और टाइम को मेंटेन करने के लिए चेंज होती है हमारी वेलोसिटी। और जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो इतना तो कंफर्म है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² जो है वो चेंज होने लगता है। जब ऑर्बिटल में रोटेशंस हो रहे हैं तो उसके केस में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या करेगी, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को चेंज करेगी, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को चेंज करेगी। एक अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमती हुई चीज़ अपने आप को उस ऑर्बिट पर रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके रखेगी। तो जब अपनी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगी और वेलोसिटी बढ़ गई है, उस केस में उस प्लैनेट के पास की एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है। यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी अपनी तरफ से दूर या अपने से पास कर रहा है। इसीलिए जब कभी भी हम वक्री का कंसेप्ट समझते हैं तो वक्री ग्रह का मतलब है कि उस समय वो प्लैनेट अपनी स्पीड ज़्यादा तेज करके चल रहा है, जिसकी वजह से उस प्लैनेट की एनर्जी में एक बढ़त देखने को मिलेगी। तो अगर कोई प्लैनेट सपोज अर्थ से दूर है, यानी कि एक कंसेप्ट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, और उसी वक्त पे वो वक्री हो जाए यानी कि उसकी रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाए, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जब उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो वो एनर्जी अर्थ की तरफ एक पुल को देने में सक्षम है। यही वजह है कि जब कभी भी कोई ग्रह वक्री हो और नीच का हो जाए तो वह अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी अर्थ की तरफ। लेकिन अगर वो ग्रह नीच का नहीं है, उच्च का है और वक्री है, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ी हुई है और साथ ही साथ उस समय उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ा हुआ है। दुनिया का एक नियम है कि कोई भी चीज़ जो है वो बैलेंस में रहेगी तभी वो ठीक से काम करेगी। तो अगर प्लैनेट उच्च का भी हो गया और उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई तो वो फोर्स आपको डिसबैलेंस कर सकता है। इसीलिए जो कंसेप्ट है कि उच्च का होकर वक्री हो जाए तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो नीच का होकर वक्री हो जाए। आई होप कि वक्री वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्लैनेट कहीं उल्टा नहीं घूमता, बस उसकी वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में जो चेंज आ रहे हैं उसकी वजह से उसका अट्रैक्शन के फोर्सेस के ऊपर जो प्रभाव है उसको बताने का कोशिश किया गया है एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रह के तहत। एक कंसेप्ट और आता है, वो है कंसेप्ट ऑफ वेधा। तो कंसेप्ट ऑफ वेधा में ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पोजीशंस पर प्लैनेट्स जो हैं वो दूसरा प्लैनेट्स के इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। तो जब कुछ ऐसी दूरियां मेंटेन होती हैं जहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो एक प्लैनेट के द्वारा अर्थ पर आ रहा है उतना ही कोई दूसरा प्लैनेट इक्वल अमाउंट में करके उसको बैलेंस कर देगा। फोर्स तो आ रहा है लेकिन उस केस में, वेधा के केस में, वो फोर्स बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो वो स्टैटिक है, और अगर वो किसी तरह के मोशन में है तो वो उस मोशन में चलती रहेगी। तो उस समय जब कोई प्लैनेट वेधा के कंसेप्ट में आएगा तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर उस फोर्स को वो फील नहीं कर रहा। यानी कि उस पर्टिकुलर केस में वेधा का जब भी कंसेप्ट आता है वहाँ पे हमें किसी प्लैनेट्स को एनर्जाइज करके उसके एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होता है। तो जो साइंटिफिक बेस है
वक्री, वेधा का और अस्त का। आई होप कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एस्ट्रोलॉजी और साइंस दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बस अंतर ये है कि हम साइंस को साइंस की लैंग्वेज में तो समझ पा रहे हैं, लेकिन